द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को जगह दी, तो कई दिग्गज मंत्रियों का पत्ता कट गया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल है। उनकी जगह मनसुख मांडविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और उनके इस्तीफे के लिए कोरोना काल में सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी हर्षवर्धन पर निशाना साधा। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने मई में ही इसी फेसबुक पर लिखा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस्तीफा देते देते 2 महीने लग गए। इस इस्तीफे से इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उस सवाल की शुरुआत हुई जिस पर पर्दा डाला जा रहा है कि देश में कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई थी। रवीश ने आगे लिखा कि इसकी जवाबदेही जाती तो प्रधानमंत्री तक है, लेकिन लगा कि कम से कम स्वास्थ्य मंत्री ही इस्तीफा दें। काश इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन उस दौर के सच को बाहर ला दें, अपने आप को सच बोलने में झोंक दें और सब बता दें। वो ऐसा नहीं करेंगे, ईडी के लोग छापे मारने लगेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लेकिन आप लोग भी इस गफलत में न रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी पोस्ट पढ़कर डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा मांग लिया। प्रधानमंत्री को अप्रैल और मई के नरसंहार से निकलने का रास्ता चाहिए था, उसी रास्ते की खोज में यह विस्तार हुआ। एक तरह से स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा साबित करता है कि विपक्ष से लेकर हम जैसों के उठाए सवाल सही थे। अगर वो सवाल सही थे तो यह कितना भयावह है कि इतने लोगों के मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इस्तीफे से यह स्वीकार कर लिया कि सरकार उस वक्त झूठ बोल रही थी। आपको बता दें कि रवीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर भी तंज कसा था और कहा था कि ट्विटर से लड़ने के लिए रविशंकर प्रसाद को तो इनाम मिलना चाहिए, ताकि अमेरिका तक को संदेश जाता कि मोदी के मंत्री किसी से नहीं डरते। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को प्रधानमंत्री राज्य विस्तार योजना करार दिया था। और दूसरी खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट फेरबदल कर चुके हैं। इसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आसनसोल से सांसद सुप्रिया ने फेसबुक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। इस पोस्ट में इस्तीफा देने पर दर्द भी नजर आया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उन्होंने दे दिया। बाबुल सुप्रियो ने पीएम मोदी को मंत्रिपरिषद में जगह देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह खुश है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं, वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं। सुप्रिया ने अपनी पोस्ट में लिखा, जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होती है। मैं खुद आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुझसे ऐसा करने के लिए कहा गया और मैंने कर दिया। अपने लिए दुखी पर नए मंत्रियों के लिए खुश हूँ। बाबुल सुप्रियो ने नए मंत्रिमंडल में बंगाल से शामिल होने वाले चेहरों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बंगाल से मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे नए साथियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने लिए ज़रूर दुखी हूँ पर उन लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। और तीसरी खबर दोस्तों, तबलीगी जमात से जुड़ी हुई है। पिछले साल अप्रैल में कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली निजामुद्दीन मरकज़ को बदनाम करने के लिए किस तरह से मीडिया और सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत कार्रवाई की गई थी दोस्तों। उसी दौरान मरकज़ और जमातियों पर कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में कुछ विदेशी जमातियों से जुड़े मामलों में यूपी पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गहरी नाराज़गी जताई है। हाई कोर्ट ने यूपी के 3 जिलों के पुलिस कप्तानों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने उनसे अदालत के पिछले आदेश का पालन नहीं होने की ठोस वजह बताने को कहा है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ जिले के पुलिस कप्तानों को 15 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, निजामुद्दीन मरकज़ तबलीग के मामले में पूरी दुनिया का सेंटर है। इसी कड़ी में विदेशों से भी जमातें यहां आती थी। उसी दौरान पिछले साल मार्च में तबलीगी मरकज़ में भारतीयों के साथ बड़ी संख्या में विदेशी जमाती भी शामिल हुए थे। आरोप था कि मरकज़ में शामिल होने की जानकारी देकर कोरोना जांच कराने की बजाय जमाती देश के अलग अलग शहरों में फैल गए थे। इस वजह से देश में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैला। यूपी के शाहजहांपुर और हापुड़ जिले में भी पिछले साल 1 अप्रैल को थाईलैंड से आए 9 विदेशी जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन विदेशी जमातियों के खिलाफ महामारी एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही मऊ जिले में गिरफ्तार भारतीय जमातियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की आईपीसी की धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पहले ही इस मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा रखी थी। दोस्तों, जमात के खिलाफ कोरोना का ठीकरा इसलिए फोड़ा गया था ताकि सरकार की बदनामी ना हो और सरकार की नाकामी उजागर ना हो, और इसी के चलते तबलीगी जमात के ऊपर यह कार्रवाई की गई थी।
दोस्तों, इन जमातियों ने अपने खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को चुनौती देते हुए कोर्ट से केस रद्द किए जाने की अपील की थी। विदेशी जमातियों की दलील थी कि उनके खिलाफ महामारी और पासपोर्ट एक्ट के तहत केस बनता ही नहीं और पुलिस ने मनमाने तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की। जमातियों की अर्जियों पर कोर्ट ने 8 जून के आदेश में आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और केस डायरी तलब कर ली थी। सरकारी पक्ष द्वारा चार्जशीट और केस डायरी 5 जुलाई को तय की गई तारीख पर पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। जस्टिस अजय बनोट की सिंगल बेंच ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ जिलों के एसपी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में तलब किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों जिलों की पुलिस के रवैये पर सवालिया निशान खड़े करते हुए तलब टिप्पणी भी की थी। केस के निपटारे तक पासपोर्ट जब्त होने की वजह से विदेशी जमाती अपने देश वापस नहीं जा पा रहे। विदेशी जमातियों के वकील अदील अहमद खान के मुताबिक थाईलैंड से आई जमातियों के पैसे खर्च हो चुके हैं, उनके सामने पेट भरने का संकट है और थाईलैंड में रहने वाले उनके परिजन बेहद परेशान हैं। उनकी तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि जमातियों ने ना तो कोरोना फैलाया और ना ही अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग किया गया। दोस्तों, द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।